हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे इसे कि गुणनखंड और गुणज होता क्या है। फिर इस हम लोग यह देखेंगे कि इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे गुणनखंड या अपवर्तक। गुणनखंड या अपवर्तक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए परिभाषा दिया गया है हमारे पास यहाँ कि किसी एक संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली कोई दूसरी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 8 के गुणनखंड, यानी कि समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है गुणनखंड के बारे में। अगर मान लीजिए कोई संख्या 8 है, कोई संख्या क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 किस किस से पूरा पूरा कट जाएगा। हमको यह देखना है गुणनखंड कहने का मतलब कि 8 किस किस से पूरा पूरा कट जाएगा। 8 जिस जिस अंक या संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा वह हमारा क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंड कहलाएगा। शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि एक होता है गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर। ये हमारा क्या है, ये सिर्फ गुणनखंड है, यानी कि ये हमारा फैक्टर है। तो गुणनखंड अगर किसी संख्या का आपको निकालना है जैसे 8 का, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि 8 किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। तो हम देखेंगे कि 8 जो है 8 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा 8 में। उसके बाद हम देखते हैं कि 8 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8 में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस 8 में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि 8 के जो गुणनखंड हुए, 8 के गुणनखंड कौन कौन हुए, 1 हुए, 2, 4 और 8 हुए। अगर मान लीजिए कि कोई और संख्या हम लोग लेते हैं, कोई और संख्या, जैसे कि हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे कोई और संख्या हम लोग लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दूसरा संख्या है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए 15 हम ले लिए, तो 15 का गुणनखंड क्या क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम यह सोचेंगे कि 15 को किस किस संख्या से पूरा पूरा कट जा रहा है, 15 कौन सी संख्या से पूरा पूरा कट रहा है, वो सभी उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, यानी कि फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 15 1 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे यह 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा हमारा, 3 से 15 कट जाएगा, तो यानी कि 3 आ जाएगा इसमें। 4 से यह नहीं कटेगा। उसके बाद हम आते हैं 5 से, तो 5 से 15 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद डायरेक्ट क्या 15 जो है सो डायरेक्ट जाके किससे लगेगा, अब हमारा डायरेक्ट जाके यह 15 से लगेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 15 के गुणनखंड 15, ये कोई क्या है, ये हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा कोई, ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा संख्या है। ये क्या है, ये हमारा संख्या है। और ये इसका क्या आया, ये हमारा इसका क्या आया, ये सब जो है, ये सब जितना आया ये सब इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या है इसका, गुणनखंड। ये सब इसका क्या है, गुणनखंड है। चलिए कुछ और हम लोग संख्या लेते हैं और उसका गुणनखंड निकाल के देखते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग उसके परिभाषा को समझेंगे। चलिए एक और संख्या हम लोग ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे 25 को हम ले रहे हैं। ठीक है, 25 को ले लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 18 को ले लेते हैं। चलिए इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल के देखते हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग। 25 का क्या करना है हमें, 25 का यानी कि फैक्टर निकालना है। 25 का हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। हम बार बार आपको एक बात रिपीट कर रहे हैं कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको गुणनखंड निकालना है, यानी कि फैक्टर निकालना है। तो गुणनखंड होता क्या है कि जो संख्या आपको दिया गया है, हमको सिर्फ ये देखना है कि यह जो संख्या 25 है किस किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो हम देखेंगे कि 25 जो है 1 से तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यह 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे तो 3 से भी यह पूरा पूरा नहीं लगेगा। 4 से भी इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। 5 से अगर हम देखें तो 5 से यह पूरा पूरा क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। उसके बाद 6 से देखे नहीं लगने वाला है, 7 से 8 से ये सब चेक करेंगे तो अब यह नहीं लगने वाला है। अब डायरेक्ट यह किससे लगेगा जाके, अब डायरेक्ट यह किससे लगेगा जाके 25 से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या, सॉरी 25 का क्या आया, 25 का हम लोग का गुणनखंड आया 1, 5 और कितना आया 25 आया। अगर हमसे यह पूछा जाता कि मान लीजिए यहीं से इस सवाल में हमसे अगर पूछा जाता कि 25 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, तो इसका जवाब क्या होता हमारा कि 25 के कितने गुणनखंड होंगे, तो इसका हमारा जवाब क्या हो जाता, हमारा आंसर क्या हो जाता कि 3 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 25 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 3 गुणनखंड हो जाएंगे। कौन कौन पूछता, तो 1 हो जाता, 5 हो जाता और कितना हो जाता हमारा 25। इस प्रकार से भाषा में भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए कि इस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए अब उसके बाद हम लोग के पास एक और संख्या है, इसका हम लोग करके देखते हैं। अब एक और संख्या है हमारे पास 18 है, ठीक है। एक और संख्या हमारे पास क्या है, एक और संख्या हम लोग के पास है 18। हम लोग अब ये देखते हैं कि 18 का गुणनखंड हम लोग क्या क्या आता है। 18 का गुणनखंड हम लोग का, तो हम देखते हैं कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर के लिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर के लिए आपको यह देखना है कि यह 18, यह जो संख्या 18 है, यह किस किस से पूरा पूरा कट जा रहा है, वह सब हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। तो 18 1 से तो पूरा पूरा कट ही जाएगा 18। उसके बाद देखेंगे यह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो यह 3 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से देखेंगे तो 4 चौक 16, यह 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 5 से भी हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। 6 से अगर हम देखें तो 6 3 18 यानी 6 से भी यह कट जा रहा है हमारा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से यह पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 9 दूना 18, यह 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट यह जाके 9 के बाद डायरेक्ट जाके यह किससे लग जाएगा, 18 से लगेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 18 के जो गुणनखंड हुए यानी कि फैक्टर जो है कौन कौन है, 18 के गुणनखंड यानी कि जो फैक्टर है वह कौन कौन सी संख्या है, तो 1 है, 2 है, 3, 6, 9 और 18। तो इस प्रकार 18 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 18 के कुल गुणनखंड कितने हैं हमारे पास, 6 है 18 के कुल गुणनखंड। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं अपने परिभाषा पर, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार और। क्या कहा गया है कि गुणनखंड या अपवर्तक यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। किसी एक संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, जैसे एक संख्या 18 है तो 18 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली, तो 18 को पूरा पूरा कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 भी काट रहा है पूरा पूरा, 6 भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है, 18 भी काट रहा है। यहाँ पे अगर हम 17 ले लेते तो 17 जो होता है ना 18 को पूरा पूरा नहीं काटता। अगर हम 10 ले लेते तो यह 10 जो है 18 को पूरा पूरा नहीं काटता। तो हमसे क्या कहा गया है कि किसी एक संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, कोई संख्या अगर 18 है तो इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली कोई दूसरी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 8 के गुणनखंड के बारे में आपको बताया गया था, हमने भी आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद फिर हम आपको 15 का गुणनखंड, 25 का और 18 का गुणनखंड निकाल के बता दिए हैं। फाइनली हम लोग एक बात समझ लेते हैं, गुणनखंड कहने का यह मतलब है कि अगर कोई संख्या आपको दिया गया है, अगर कोई दूसरी संख्या उसको पूरा पूरा काट रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 दे दिया गया, तो हम देखेंगे कि किस किस संख्या से 20 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो वो जो संख्या है काटने वाली संख्या वह हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, वह हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको यह देखना है कि जो संख्या हमें दिया गया है वह किस किस संख्याओं से पूरा पूरा कट रहा है, वह उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इस पर कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का क्या मतलब है कि कॉमन फैक्टर आपको समझना है।
तो क्या परिभाषा बोला गया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो किसी दी गई दो या दो से अधिक, जो किसी दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो, जैसे कि 18 और 27। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ कहने का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ कहने का क्या मतलब होता है कॉमन। चलिए पहले हम परिभाषा पे बाद में आएंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कॉमन किसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास ना दो व्यक्ति है, एक पहला व्यक्ति है और एक दूसरा है, ठीक है, एक पहला व्यक्ति है और एक है हमारे पास क्या, एक हमारे पास है दूसरा व्यक्ति, ठीक है, एक हमारे पास पहला व्यक्ति है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है दूसरा व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति के पास कितना रुपया है पता है, पहला व्यक्ति के पास 3 रुपया है, पहला व्यक्ति के पास कितना रुपया है 3 रुपया है, और दूसरा व्यक्ति के पास क्या है हमारा 12 रुपया है। पहला व्यक्ति के पास हमारे 3 रुपया है, दूसरा व्यक्ति के पास हमारे कितना रुपया है 12 रुपया। तो हमें एक ऐसा राशि चंदा के रूप में मांगना है, हमें ऐसा राशि इन दोनों से चंदा के रूप में मांगना है कि दोनों देने में सक्षम हो जाए, ठीक है, दोनों देने में क्या हो जाए सक्षम हो जाए और वो मैक्सिमम हो, वो क्या हो मैक्सिमम हो। तो देखिए अगर हम क्या लेते हैं 5 अगर रुपया हम लेना चाहते हैं, पहला व्यक्ति के पास 3 रुपया है, दूसरा व्यक्ति के पास कितना है 12 रुपया है, अगर हम 5 रुपया लेना चाहे चंदा के रूप में तो पहला व्यक्ति जो हमारा है वह चंदा नहीं दे पाएगा, दूसरा हमारा दे देगा। तो हमें कुछ ऐसा लेना है कि दोनों व्यक्ति दे दे, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कर लेंगे 3, इसमें 3 इसे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 3 यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे। तो अब इस व्यक्ति के पास कितना बच जाएगा, अब इस व्यक्ति के पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यहाँ पे आप सोचिएगा 3 दे दिया तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ 0 नहीं होगा 1 होगा, ठीक है। और फिर इस व्यक्ति के पास क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति के पास 12 है, तो जो 3 हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, 3 जो हम कॉमन लिए हैं इसे इसमें भाग देंगे तो यानी कि इसके पास अब कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। या 3 रुपया दे देगा, यह भी 3 रुपया दे देगा, या 4 कॉमन कहने का ये मतलब हो जाता है। चलिए एक और अलग तरीके से आपको हम कॉमन लेना समझाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कॉमन लेते हैं। यह तरीका अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा एग्जाम्पल दूसरा तरीका आप लोगों के लिए ले रहे हैं। देखिएगा इसमें हम लोग कॉमन समझेंगे। देखिए जैसे कि 18 है हमारे पास, यही का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि 18 है पहली संख्या हमारे पास पहली संख्या क्या है 18, उसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 27 है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले 18 का गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, 18 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 18 का गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 से यह नहीं कटेगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं 27 का अभाज्य गुणनखंड 27 का अभाज्य गुणनखंड नहीं, 27 का क्या निकालेंगे हम लोग 27 का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए तो 27 किससे पूरा कट जाएगा, तो 1 से हमारा कट जाएगा, 2 से यह नहीं कटेगा, 3 से हमारा कट जाएगा, 3 से 3 नमा 27, 3 के बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी यह नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से ये कट जाएगा, 9 ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, 9 ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। उसके बाद 10 से नहीं, फिर 11 12 13 ये सबसे ये नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब डायरेक्ट यह किससे लग जाएगा, यह हमारा डायरेक्ट जाके अब ना 27 से लगेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट जाके यह किससे लग जाएगा हमारा, डायरेक्ट जाके यह हमारा किससे लग जाएगा 27 से लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 18 और 27 जो है, ठीक है, 18 और 27 जो है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से है। तो 18, 27 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है उभयनिष्ठ माने यानी कि कॉमन, तो 1 हमारा कॉमन है। उसके बाद हम देखें तो 2 हमारे पास कॉमन नहीं, हमारे पास कितना कॉमन है 3 हमारे पास कॉमन है। उसके बाद हम अगर देखें, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना कॉमन है 6 नहीं, हमारे पास कितना है 9 हमारे पास कॉमन है।
9 हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो यानी कि 18 और 27 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है, 18 और 27 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास 1 होंगे, 3 होंगे और कितना होंगे, 9 होंगे। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग को देखना है कि अगर आपको कोई संख्या दिया जा रहा है 2 या 2 से अधिक संख्या, तो आप उसका गुणनखंड बना लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए कि किस किस से वह पूरा पूरा कट रहा है। उसके बाद उसमें हम लोग कॉमन देख लेंगे। वो उभयनिष्ठ कहने का मतलब ही है कि उसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए दोनों में कॉमन 1 आया, फिर दोनों में कॉमन 3 आया, उसके बाद इस दोनों में कॉमन क्या आया, हमारा 9 आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 18 और 27 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। आपके समझने के लिए एक और हम संख्या ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए एक और हम लोग संख्या लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखते हैं 14 और 18 हम लोग ले लेते हैं। संख्या हम कितना ले लेते हैं, 14 और 18 ले लेते हैं। 14 और 18 का क्या करना है हम लोग को, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है कि उभयनिष्ठ 14 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए 14 का पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी कि फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 14 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 नहीं आएगा हमारे पास, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 3 12, 2 शेष रह जा रहा है, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 आ जाएगा हमारे पास। 7 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 18 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 18 देखेंगे किस किस से कट जा रहा है। गुणनखंड निकालने का मतलब यह है कि हमें सिर्फ यह देखना है कि यह किस किस से कट रहा है। तो 18 हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, फिर यह 3 से कट जाएगा, 4 से यह नहीं कटेगा, 5 से 6 से हमारा कट जाएगा, उसके बाद यह 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, यह 9 से हमारा कट जाएगा, उसके बाद यह 18 से कटेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे कि 14 और 18 में इस प्रकार देखते हैं। इसीलिए 14, 18 में 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन होंगे, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन होंगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि 14 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए एक एक दोनों में कॉमन है, एक एक क्या है हमारा, दोनों में कॉमन है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 देखते हैं, दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ। उसके बाद देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 कहीं नहीं है। उसके बाद 3 है, तो इसमें भी 3 कहीं नहीं है। 6, इसमें अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि 14 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है, 1 है और कितना है हमारे पास, 2 है। 1 है और हमारे पास कितना है, 2 है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणनखंड में अंतर पता चल गया होगा कि हम लोग देख चुके हैं कि गुणनखंड कहने का यह मतलब है कि कोई संख्या अगर हमको दिया गया है तो हमें सिर्फ यह देखना है कि यह जो संख्या है किन किन संख्याओं से पूरा पूरा कट रही है। जो संख्या से वह पूरा पूरा कट रही है वह सभी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि फैक्टर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 2 या 2 से अधिक संख्या जब हमको दिया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, उसका गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद 2 या 2 से जितना अधिक संख्या है उस सभी का गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें कॉमन क्या क्या है, वही हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग कुछ समझते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए बार बार हम लोग फंसते हैं। देखिए हम लोग ना कभी कभी ना धोखा खा जाते हैं। आप देखते होंगे कि आपके परिवेश में, समाज में अगर 2 व्यक्ति एक ही चेहरे के हैं तो आप लगातार कंफ्यूज होते रहते हैं। आप सोचते हैं ना कि वो बड़ा है या वो छोटा है, उसका नाम मोहन है या इसका नाम मोहन है, आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक उसी प्रकार का कंफ्यूजन है गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में। तो पहले आप वो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। चलिए देखिए एक क्या होता है, एक क्या होता है गुणनखंड, एक होता है क्या गुणनखंड और एक क्या होता है अभाज्य गुणनखंड।
देखिए, एक होता है क्या, गुणनखंड, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड हम लोग निकालना सीख चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, हम आपको 12 का निकाल के बताते हैं। ठीक है, 12 है, अगर 12 का गुणनखंड निकालना है तो हम आपको अभी तुरंत बताए हैं पीछे कि अगर 12 का गुणनखंड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का अगर गुणनखंड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 को देखेंगे या हम यहाँ पे कि 12 किस किस संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। तो हम देखेंगे कि 12 ना एक से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, एक से पूरा पूरा कट रहा है। उसके बाद यह देखेंगे कि 12 2 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 12 3 से भी हमारा पूरा पूरा कट रहा है, 12 4 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 12 क्या है हमारा, 12 क्या है 5 से नहीं 6 से पूरा पूरा कट रहा है। उसके बाद 12 जो है स्वयं खुद 12 से पूरा पूरा कट रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 का क्या गुणनखंड क्या क्या आया, 12 का गुणनखंड 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 6 और 12, क्योंकि ये सब सारी संख्याओं से क्या है, ये सारी संख्याओं से 12 पूरा पूरा कट रहा है। अब हम लोग देखते हैं ना अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और क्या है ये अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, इसका नाम है फैक्टर और इसका नाम क्या है अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर। पहले अभाज्य गुणनखंड के समझने से पहले आप लोग समझना होगा कि अभाज्य संख्या है तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें ना, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में तोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। जैसे 12, तो 12 हमें दे दिया गया है, तो 12 का क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 12 का क्या निकालना है हमें, 12 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 12 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 इधर लिख लेंगे, जो संख्या हमारे पास होगा उसका अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो जो संख्या होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जिस प्रकार हम लोग एलसीएम में करते हैं, ठीक है, एलसीएम में वहाँ पे एक से ज़्यादा संख्या रहता है और यहाँ अभाज्य गुणनखंड में आपको एक ही संख्या रहेगा। तो इसका आप लोग ना क्या कीजिए ना, यहाँ पे आप लोग एलसीएम के जिस प्रकार से एलसीएम बनाते हैं उसी प्रकार से बनाइए। जैसे 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा, यहाँ हमारा 3 बार में लग जाएगा। ठीक है, 3 बार में लग जाएगा। तो यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 आया, 2 गुने 2 गुने 3 आया। देखिए 12 क्या है, 12 ना एक भाज्य संख्या है, 12 क्या है, एक यह ना एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यह क्या है, भाज्य संख्या। इसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। क्या कर दिए हैं, इसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं, गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं। ठीक है, व्यक्त किए हैं। तो चलिए आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कहने का क्या मतलब है और अभाज्य गुणनखंड कहने का क्या मतलब है। आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे कि 12 था तो 12 का गुणनखंड हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12 आया। जबकि अगर 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, अगर हम लोग प्राइम फैक्टर देखें 12 का तो हम लोग क्या करना है, संख्या ले लेना है। जिस प्रकार एलसीएम में बनाते हैं, एलसीएम में हमारे पास 2 संख्या रहती है, 2 संख्या जैसे 8 हो गया, 12 15 हो गया, तो हम लोग यहाँ लगाते थे 2 से। जिस प्रकार यहाँ पे 2 एक से ज़्यादा संख्या रहता था, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करना है। तो इस प्रकार हम लोग 2 से लगाए 6 बार में, फिर 2 से लगाए 3 बार में। तो हम क्या देखी कि एक 12 जो एक भाज्य संख्या था, 12 क्या था, एक भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। यही 12 का अभाज्य गुणनखंड यही है यार, 2 गुने 3, यही हमारा क्या आया, 12 का अभाज्य गुणनखंड आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपके समझने के लिए एक और हम लोग संख्या ले लेते हैं और उसमें उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों निकाल के देखेंगे। चलिए हम लोग संख्या ले लेते हैं, एक और संख्या हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 28 हम लोग ले लेते हैं।
ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं। तो एक साइड हम लोग गुणनखंड देखेंगे और दूसरे साइड हम लोग क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, किस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। चलिए 28 में देखते हैं कि 28 किस किस से पूरा, 28 जो है किस किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, वह हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो 28 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 3 से अगर चेक करना है तो हम आपको विभाज्यता का नियम बता चुके हैं कि जोड़ के देखिए 8 × 10 3 से नहीं कटने वाला है। 4 से 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, यानी कि 4 से यह लग रहा है। 5 से यह कटेगा नहीं, 6 से 6 × 24, 6 × 35, 6 से नहीं लग रहा है हमारा, 7 से 7 × 28, 7 से लग जाएगा हमारा। 8 से देखेंगे, 8 × 3 = 24, 8 से नहीं लग रहा है। 9 से भी, 9 × 3 = 27 नहीं लगेगा। 10 से नहीं लगेगा। 11 से देखेंगे तो नहीं लगेगा। 12 से, 12 के 12 24 36, 12 से नहीं लगेगा। 13 दूना 13 26, 13 से भी नहीं लगेगा। 14 से 14 14, 14 दूना 28, 14 से यह लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 14 के बाद डायरेक्ट यह किससे जाके लग जाएगा, 28 से हमारा लग जाएगा। डायरेक्ट जाके किससे लग जाएगा, 28 से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 28 का गुणनखंड क्या क्या आया हमारे पास। 28 का गुणनखंड हमारे पास क्या क्या आया, 28 का गुणनखंड हमारे पास 1 आया, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 14, फिर 28। इसी में हमसे अगर यह सवाल होता कि 28 के कितने गुणनखंड होंगे, 28 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 28 के गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाता हमारे पास, 6 हो जाता। 28 का गुणनखंड हम लोग निकाल के देख लिए। उसके बाद अगर यह सवाल होता कि 28 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हमारा जवाब क्या आ जाता, 6 आ जाता। अब हम आते हैं कि अगर 28 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होता, ठीक है, अगर 28 का क्या निकालना होता, 28 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना होता तो हम लोग किस प्रकार से निकालते, यहाँ हम लोग देखते हैं कि 28 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना होता तो हम लोग 28 लिखते। ठीक है, 28 को हम लोग 2 से लगाते, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी कि 28 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 7 आ जाएगा। 2 × 2 × कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 28 के अगर गुणनखंड देखें तो गुणनखंड की संख्या 6 थी, जिसमें 1 2 4 7 14 और 28 आया था। जबकि अगर हमारा सवाल यह होता जबकि हमारा सवाल यह होता कि 28 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, 28 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, तो हम इस प्रकार से लिख देते कि 28 बराबर 2 × 2 × 7, तो यही हमारा इसका क्या हो जाता, अभाज्य गुणनखंड हो जाता। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड। अब देख लेते हैं हम लोग परिभाषा पे आते हैं, हम लोग समझा चुके हैं आपको। अब हम लोग परिभाषा पे आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, यदि किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो, यदि किसी संख्या के गुणनखंड क्या हो, अभाज्य हो, तो ये सब देखिए 28 था भाज्य, लेकिन इसको ना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए कर दिए हैं, तो यानी कि ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 1। यहाँ देखिए एक को लेकर आपको समस्या है। देखिए एक ना अभाज्य संख्या होता नहीं, ना एक भाज्य है और ना क्या है, एक भाज्य है और ना ही एक अभाज्य है। ठीक है, तो एक यहाँ पे नहीं आएगा, एक यहाँ पे नहीं होगा। सवाल बनाने के समय हम लोग क्या करते हैं, ये पोर्शन नहीं होगा आपका। सवाल बनाने के समय हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं एलसीएम एचसीएफ में। ऐसे अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर व्यक्त करना है किसी संख्या को, जैसे 18 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, 2 3 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करना है। अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आराम से जिस प्रकार से एलसीएम हम लोग बनाते थे, वहाँ पे अंतर यही है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा संख्या रहती थी, यहाँ पे हमारे पास एक संख्या रहेगी, तो उसको हम लोग पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस प्रकार आगे चेक करके इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग को।
अब सह अभाज्य संख्या, यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग को देखना है। देखिए हम आपको पूरा संख्या एक किसी क्लास में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे यह आ चुका है तो यहाँ पे इसको हम लोग समझाते हैं। पहले सहभाज्य के समझना है हमें क्या, सहभाज्य संख्या, लेकिन सहभाज्य के न 3 भाई है। अगर समझना है तो समझिए कि सहभाज्य के 3 भाई है, पहला भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य। तो तीनों हम लोग को समझना होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हम गिनती लिख रहे हैं, जैसे कि अभी परिभाषा पे आप लोग नहीं जाइए, ठीक है। अभी आप लोग क्या कीजिए ना, परिभाषा पे ध्यान नहीं रखिए। अभी हम जो आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, उसके बाद वापस हम परिभाषा पे आएंगे सहभाज्य के। देखिए हम लोग गिनती शुरुआत कहाँ से करते हैं, गिनती की शुरुआत हम लोग ना 1 से करते हैं, 0 से नहीं करते हैं। तो हम लोग 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखे, उसके बाद हम क्या करते हैं 2 लिखे, 2 के बाद हम लोग 3 लिखे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसी प्रकार आगे भी जाएगा, ठीक है। यह हमारा क्या है, काउंटिंग है, ठीक है, यह हमारा काउंटिंग है, तो आगे भी यह संख्या इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। अब हमको यह देखना है कि ये जो संख्याएं हैं इसका गुणनखंड हम लोग को निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग तुरंत पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड किस प्रकार से निकलेगा। हमें यह देखना है कि जो दिया गया संख्या किसकी संख्या से पूरा पूरा कट रहा है, वह उसका गुणनखंड हो जाएगा। हम लोग अभी तुरंत समझे हैं, इन सारी संख्याओं का हम लोग गुणनखंड निकाल के देखेंगे। अभी तुरंत हम लोग समझे हैं कि अगर गुणनखंड निकालना है किसी संख्या का तो क्या करना है, हम यह चेक करना है कि यह किसकी संख्या से पूरा पूरा कट रहा है। तो 1 का देखेंगे ना तो 1 खुद से ही कटेगा। 1 का अगर हम लोग देखें तो ये क्या करेगा, स्वयं से ही कटेगा। ये ऐसा है कि सिर्फ स्वयं से कटेगा। 1 है तो ये खुद से कटेगा 1, ठीक है, स्वयं से। अगर हम 2 का गुणनखंड देखें, 2 का गुणनखंड देखें तो 2 का गुणनखंड कितना है, 1 आया और 2 आया। 3 का अगर हम गुणनखंड देखें, ठीक है, 3 का गुणनखंड देखें तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा और कितना आएगा, 3 आएगा। 4 का गुणनखंड देखें हम लोग, ठीक है, 4 का गुणनखंड अगर हम देखें, 4 का गुणनखंड हम लोग देखें तो 1 आएगा, 2 आएगा और उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम फिर 5 का गुणनखंड देखें, ठीक है, अगर हम किसका देखें, 5 का गुणनखंड अगर हम देखें, 5 का गुणनखंड तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अगर हम फिर देखें 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड देखें तो 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं 7 का गुणनखंड, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं किसका गुणनखंड, 7 का, तो 1 आएगा और कितना आएगा, 7 आएगा। फिर अगर हम लोग देखते हैं 8 का गुणनखंड, ठीक है, इसका गुणनखंड 8 का देखते हैं तो 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम फिर 9 का देखते हैं तो 1 आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा और उसके बाद 9 आ जाएगा। फिर 10 का देखेंगे तो 10 का हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 10 आ जाएगा। 11 का अगर हम लोग देखें, ठीक है, 11 का अगर हम लोग देखें, 11 का अगर हम लोग देखें तो 1 आएगा हमारे पास और 11 आएगा। फिर 12 का अगर हम लोग देखें, अगर 13 का देखते हैं, 12 का हम लोग बाद में देखते हैं, 13 का देखें तो 1 आएगा, 13 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग 17 का देखें तो 1 आएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा इसका गुणनखंड। हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं का सिर्फ क्या लिख रहे हैं, हम लोग गुणनखंड लिख रहे हैं। अगर 12 का अगर होता तो 12 का गुणनखंड 1 आता, 2 आता, फिर 3 आता, फिर हमारे पास 4 आता, फिर 6 आता, उसके बाद कितना आता है हमारे पास, 12 आता। 14 का कितना आता, 1, 2, 7, 14, ठीक है, ये हमारा आ जाता। 15 का देखते तो 1 आता हमारे पास, 3 आता, 5 आता इसका गुणनखंड और उसके बाद हमारे पास कितना आता, 15 आता। 16 का हम लोग देखते तो 1 आता हमारे पास, 2, फिर उसके बाद 4 आ जाता, 8 आ जाता, फिर 16 आता। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख यह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो संख्या हम लोग लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो संख्या हम लोग लिए हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी ऐसी संख्या है जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 2 से क्या है, जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। यहाँ पे 3 वैरायटी की संख्याएं हैं। यहाँ पे कितनी वैरायटी की संख्याएं हैं, 3 वैरायटी। यहाँ पे 3 वैरायटी में संख्याएं बटे, पहला वैरायटी, दूसरा वैरायटी, तीसरा वैरायटी। पहला वैरायटी ये है, पहला वैरायटी हमारे पास क्या है
पहला वैरायटी हमारे पास यह है कि जिसके पास एक गुणनखंड हो, जिसके पास एक गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? एक गुणनखंड हो। पहला वैरायटी ये है हमारा। दूसरा वैरायटी हमारे है कि जिसके पास सिर्फ दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो गुणनखंड हो। चलिए, तीसरा वैरायटी है कि जिसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड हो। यह तीन वैरायटी में हम लोग बांट चुके हैं इसको, ठीक है। कितने वैरायटी में बांट चुके हैं हम लोग? तीन वैरायटी में हम लोग बांट चुके हैं इसको। पहला वैरायटी हमारे पास क्या आया? यहां पे देखिए, पहला वैरायटी हम लोग के पास ये आया कि जिसके पास एक गुणनखंड हो। तो देखते हैं कि किसके पास एक गुणनखंड है। तो हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक के पास ही एक गुणनखंड है, स्वयं खुद है। बाद बाकी जितने भी संख्या, इसके पास दो, इसके पास भी दो, इसके पास तीन, इसके पास दो, इसके पास चार, इसके पास दो, इसके पास चार, इसके पास तीन, इसके पास कितना है हमारा? चार है। इसके पास दो, इसके बाद दो दो चार, दो छः, इसके पास छः है, इसके पास दो है। तो यानी कि हम देख रहे हैं ना कि एक ही सिर्फ ऐसा संख्या है वो एक, जिसके पास सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वह खुद। वह संख्या क्या है? खुद उसका क्या है? गुणनखंड है। तो यानी कि पहला है जिसके पास एक गुणनखंड हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य। क्या कहेंगे उसको हम लोग? सहअभाज्य, जिसमें एक ही आ जाएगा। कौन आ जाएगा? जिसके एग्जाम्पल में एक आ जाएगा। देखिए, सहअभाज्य का एक और परिभाषा है कि यदि दो संख्याओं का क्या हो, HCF 1 हो, तो वह दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य कहलाती है। तो वहां हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सिर्फ गुणनखंड पढ़े हैं, उसी के आधार पे इसको हम लोग देख रहे हैं कि भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्या को। दूसरा वैरायटी ये है हमारा कि जिसके पास सिर्फ दो गुणनखंड हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य। अभाज्य का एक और नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या या इसका एक और नाम है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। तीसरा ग्रुप है जिसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य या यौगिक, भाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है। यौगिक संख्या, भाज्य या कौन सा संख्या? भाज्य या यौगिक संख्या। तो जिसके पास सिर्फ एक गुणनखंड हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके पास सिर्फ दो गुणनखंड हो, न दो से ज्यादा न दो से कम, सिर्फ दो हो, तो उसे हम लोग अभाज्य या रूढ़ संख्या, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। और वैसा संख्या जिसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं किसके किसके पास दो है, दो गुणनखंड है। तो दो के पास दो गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या में हमारा दो आ जाएगा। उसके बाद कौन है? तीन, इसके पास दो है तो तीन आ जाएगा। उसके बाद चार, चार के पास तीन है तो चार आ जाएगा हमारा भाज्य संख्या में। उसके बाद पाँच, पाँच के पास दो है तो पाँच हमारा आ जाएगा अभाज्य संख्या में। छः हमारा है तो छः आ जाएगा हमारा क्या? भाज्य संख्या में। सात है तो सात हमारा अभाज्य संख्या में आ जाएगा। आठ है तो आठ हमारा क्या आ जाएगा? भाज्य संख्या में आ जाएगा। नौ है तो नौ भी हमारा भाज्य संख्या में आ जाएगा। 10 देखेंगे तो 10 भी हमारा भाज्य संख्या में आ जाएगा। 11 है तो 11 हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या में आ जाएगा। 12 है तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। 12 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। 13 क्या आ जाएगा हमारा? 13 आ जाएगा अभाज्य संख्या में। फिर 14 हमारा क्या हो जाएगा? 14 हमारा यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, 14 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या में आ जाएगा। फिर 15 भी हमारा भाज्य संख्या में आ जाएगा। 16 भी हमारा भाज्य संख्या में आ जाएगा। 17 भी हमारा यहाँ पे 17 क्या आ जाएगा? 17 हमारा क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्या में। तो इस प्रकार से हम लोग भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य को समझेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि यदि किसी संख्या के सिर्फ एक गुणनखंड हो तो वह सहअभाज्य संख्या है। यदि किसी संख्या के सिर्फ कितने गुणनखंड हो? सिर्फ एक गुणनखंड हो तो वह क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। यदि किसी संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड हो, न दो से ज्यादा न दो से कम, सिर्फ दो गुणनखंड हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, यानी कि प्राइम नंबर होंगे, ठीक है।
उसके बाद तीसरा ग्रुप हमने देखा कि वैसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड, दो से ज्यादा कहने का मतलब 3 गुणनखंड, 4 गुणनखंड, 5 या 6 गुणनखंड हो या इससे भी ज्यादा गुणनखंड हो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है यौगिक संख्या। अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यह ग्रुप होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं परिभाषा पे, परिभाषा देखते हैं कि क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है परिभाषा में। ऐसे आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या हम समझा चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें सहभाज्य संख्या के बारे में क्या करना है, समझना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य तीनों संख्या एक साथ बता दिए हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग सहभाज्य देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए, किसी दो संख्याओं को एक अतिरिक्त कोई एक साझा गुणनखंड न हो, यही बात जो आपको हम यहाँ पे समझाएं वही है कि जिसके पास सिर्फ एक गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, सिर्फ एक गुणनखंड हो। किसी दो संख्याओं को एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड नहीं हो, या तो अगर सिंगल संख्या है या अगर पेयर में भी हो। जैसे पेयर वाला यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि 5 और 7, 5 और कितना दिखता है 7, तो 5 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 का गुणनखंड करते हैं तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। तो यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एक के अतिरिक्त और कुछ कॉमन नहीं है, एक के अतिरिक्त और कुछ क्या है, कॉमन नहीं है। तो यानी कि यह क्या है, हमारा सहभाज्य संख्या। 5 और 7 क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 7 क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएंगे, सहअभाज्य हो जाएंगे। कि यदि दो संख्या में कोई एक के अलावा, परिभाषा यह हमें कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो वह दोनों संख्या आपस में क्या कह जाएगी, सहभाज्य कही जाएगी। बस यही इसमें बताया गया है। यदि किसी दो संख्याओं को एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड न हो तो उन्हें सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 तथा 7, 5 और 7 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, एक के अतिरिक्त एक तो रहेगा ही, एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन नहीं, यानी कि 5 और 7 क्या है, हमारा सहभाज्य है। 17 और 19 देखें तो 17 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 1 गुने 17 आएगा। 19 का 17 का अगर हम लोग को गुणनखंड निकालना है तो 17 का हमारा लोग का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 17 हो जाएगा। 19 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 19। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 17 और 19 में एक के अतिरिक्त और कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी कि 17 और 19 क्या हो जाएगा हमारा, कि 17 और 19 क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। चलिए 17 और 19 की क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, 17 और 19 सहअभाज्य संख्या है। यह जरूरी नहीं कि, एक बात यहाँ पे समझाया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्याएं अभाज्य भी हो। सहअभाज्य संख्या क्या हो, अभाज्य भी हो। ठीक है, सहभाज्य संख्या जो होगा हमारा अभाज्य भी हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 4 है, 5 है, तो 4 क्या है, भाज्य है, और यह क्या हमारा अभाज्य है। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य है। क्या है, यह सहअभाज्य है। मतलब यह कह रहा है कि जो सहभाज्य संख्या है जरूरी नहीं है कि दोनों उसमें क्या हो, अभाज्य ही हो, एक भाज्य भी संख्या हो सकता है। ठीक है, यही बात इसमें बताया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या को अच्छे तरीक़ा से समझा है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों को अगर लेना है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। गुणज या अपवर्त्य, गुणज या क्या समझना है हमें, गुणज या हमें अपवर्त्य समझना है। ठीक है, गुणज या अपवर्त्य। देखिए गुणज या अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल्स समझना है। किसी एक संख्या से पूर्णतया विभाजित होने वाली, किसी एक संख्या से पूर्णतया विभाजित होने वाली कोई दूसरी संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। चलिए जैसे 4 का अगर गुणज निकालना है तो 4 का गुणज हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16 डैश डैश इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी गुणज कहने का मतलब क्या है, गुणज कहने का मतलब है पहाड़ा। गुणज कहने का मतलब आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, पहाड़ा ध्यान रखिए। कोई भी संख्या है उसका पहाड़ा ही उसका गुणज है। जैसे अगर हम देखते हैं
पहले हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल, हम लोग कुछ समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिर परिभाषा पे आएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें कहता कि 7 का गुणज, 7 का गुणज निकाले या लिखे, निकाले। तो देखिए 7 का गुणज कौन कौन हो जाता। 7 का गुणज हमारा क्या हो जाता, 7 के गुणज 7 14, 7 3 21, 7 6 28, 7 5 35, 7 6 42, इसी प्रकार आगे हो जाता 7 का गुणज। ठीक है, 7 का अगर गुणज लिखने के लिए बोलता तो हम लोग नॉर्मली क्या करते, नॉर्मली 7 का पहाड़ा जो है उसी का क्या है, उसी का मल्टीपल है, यानी कि उसी का क्या है, गुणज है। तो गुणज के बारे में आपको ध्यान सिर्फ यह रखना है कि किसी भी संख्या का जो मल्टीपल यानी कि उसका जो गुणज होता है, यानी कि उसका जो पहाड़ा होता है वही उसका क्या होता है, गुणज हो जाएगा। ठीक है, जैसे और एक सवाल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर सवाल रहता कि 3 का प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज लिखे। फिर हमारा अगर सवाल रहता तीसरा कि 12 के प्रथम 4 गुणज लिखे। फिर हमारा सवाल रहता कि 35 के प्रथम 6 गुणज लिखे। चलिए इतना सारा सवाल है, हम लोग बना के देखते हैं कि गुणज किस प्रकार से निकालेंगे। 7 का गुणज हम लोग निकाल चुके। अगर 3 का प्रथम 5 गुणज, तो 3 का प्रथम 5 गुणज 3 हो जाएगा, 6 9 12 15। 3 का प्रथम यह 5 गुणज है, 3 6 9 12 15। ठीक है, 3 का। अच्छा, गुणज की संख्या अनलिमिटेड है, जितना से आप गुना करते जाइए इसका गुणज मिलते जाएगा। 3 में 1 से गुना किए 3 मिला, 3 में 2 से गुना किए 6 मिला, 3 में 3 से गुना किए 9 मिला, 3 में 4 से गुना किया 12 मिला, 3 में 5 से गुना किया 15 मिला। इसी प्रकार अगर 3 में 50 से भी गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, वह भी हमारे 3 का क्या होगा, गुणज होगा, यानी कि मल्टीपल्स होगा। 3 में अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 300 मिलेगा, यह भी क्या है, 3 का गुणज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख चुके हैं। चलिए अब क्या सवाल है, 12 के प्रथम 4 गुना, तो 12 हो जाएगा, 12 के 24 हो जाएगा, 36, 12 से कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यह 12 के प्रथम 4 गुणज हो गया। 35 के प्रथम अगर 6 गुणज लिखे तो हम लोग 35 लिखेंगे, 35 लिखेंगे, और 35 के दूसरा 35 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 35 में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये तो पहाड़ा है, ये 35 से कम 35 हो जाएगा, 35 दूना कितना हो जाएगा हमारा 70। 35 में अगर हम 3 से गुना किए तो 5 या 15 के 5 हासिल 1 3 3 9 1 10 105 हो जाएगा। फिर 35 में 4 से गुना किए तो 5 1 20 के 0 हासिल 2 आ जाएगा हमारे पास, 5 1 20 के 0 हासिल 2 आ जाएगा हमारे पास, 4 3 12 13 14 140 आ जाएगा। फिर अगर हम 5 से गुना करें तो 50 25 के 5 हासिल 2 आ जाएगा, 5 3 15 16 17 175 आ जाएगा, यानी कि 175। फिर हम क्या करना है, 6 गुणज निकालना है। तो हम लोग 5 अभी लिखे हैं, 1 2 3 4 5 लिखे हैं। छठा गुणज निकालने के लिए 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 5 30 के 0 आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, 6 3 18 19 20 21 आ जाएगा, यानी कि 210। तो गुणज निकालना एकदम आसान है। गुणज कहने का मतलब है कि किसी संख्या के पहाड़ा जो है वही उसका गुणज होता है। ठीक है, किसी संख्या में 1 से गुना कीजिए वह उसका गुणज है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 10 तक तो नॉर्मल पहाड़ा है। उसके बाद उस संख्या में अगर 11 से भी गुना करे तो उसका गुणज ही मिलेगा, 12 से भी गुना करे, 15 से 20 से 28 से 30 से गुना करे तो वो उसका क्या मिलेगा, गुणज मिलेगा। यानी कि अगर कोई संख्या x है, कोई संख्या अगर हम लोग देख लेते हैं p, अगर कोई संख्या हमारे पास क्या है, कोई संख्या हमारे पास p है, अगर कोई संख्या क्या है हमारे पास, कोई संख्या अगर हमारे पास क्या है, p है, तो pn n जहां क्या है, pn इसका गुणज होगा। अगर कोई संख्या p है, अगर कोई संख्या p है तथा n कोई प्राकृत संख्या है, तो उसका गुणज np या pn हो जाएगा। ठीक है, इसमें मान डालते जाएंगे, जो p है संख्या डाल देंगे, n की जगह पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार करके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, गुणज प्राप्त होते जाएगा, यानी कि मल्टीपल्स प्राप्त होते जाएंगे। चलिए,
तो अब हम लोग आते हैं परिभाषा पे। गुणज या अपवर्त यानी कि मल्टीपल्स किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली कोई दूसरी संख्या है, उस संख्या का गुणज कहलाती है। जैसे 14 के गुणज क्या हमारे 4, 8, 12, 16 आया, 7 के गुणज 7, 14, 21, 28, 35, 42 आया। तो यानी कि यह जो 7 से यह पूरा कटना चाहिए, इस क्या है पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, तो यही सब इसका क्या है गुणज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोग आगे उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य, उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुणज। जैसे कि मान लीजिए, समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहने का मतलब है कि कॉमन, उभयनिष्ठ कहने का मतलब है कॉमन मल्टीपल्स निकालना है हम लोग को। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर मान लीजिए कि 2 का 2 है और 4 का अगर हम गुणज निकालें, ठीक है, 2 और 4 का हम लोग क्या करते हैं, 2 का गुणज, 2 का गुणज, फिर हम लोग निकालते हैं 4 का गुणज। तो अगर 2 का गुणज हमारा क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इसी प्रकार 20 तक हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम 4 का गुणज निकालें तो 4 हो जाएगा 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40 आ जाएगा। तो अगर इसमें हम और इसको आगे बढ़ा दें, 22, 24, 26, 28, 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें अब हम लोग को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन देखना है। इसमें कॉमन क्या क्या है, तो देखिए 4 कॉमन है, उसके बाद और हमारे पास क्या है 8 कॉमन है, फिर हमारे पास क्या है 10 नहीं कॉमन है, 12 हमारे पास कॉमन है, फिर उसके बाद क्या है 16 हमारे पास कॉमन है। ठीक है, 20 भी हमारे पास कॉमन है, उसके बाद हमारे पास 24 कॉमन है, उसके बाद देखिए 28 भी हमारे पास कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर देखें तो आगे जाके 32 भी हमारे पास कॉमन होता है। ठीक है, 32 भी हमारे पास क्या होता, कॉमन होता। तो इसके ना उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 4 के उभयनिष्ठ गुणज जो हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएंगे उभयनिष्ठ गुणज, 2 और 4 के उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन हो जाएंगे गुणज, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये सब इसके क्या हो जाएंगे ना उभयनिष्ठ। और भी बहुत सारा अगर आगे हम और गुणज निकाले, अगर हम आगे और गुणज निकाले तो और भी जो संख्याएं होंगे आगे की, वो सब इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणज हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह उभयनिष्ठ गुणज जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अपना। चलिए अब यहाँ पे नोट में बहुत सारी बात लिखी गई है जिसे हम लोग को अच्छे तरीक़ा से समझना है। यह नोट वाले बात को हम लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए क्या कहा गया है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। मान लीजिए अगर 7 है, 7 का अगर गुणनखंड निकाले तो एक से पूरा कट जाएगा 7, उसके बाद 7 से पूरा कट जाएगा। गुणनखंड के लिए तो यही हम करते हैं। फिर अगर 5 है तो 5 है, 1 से पूरा 5 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 4 रहता तो 1 से पूरा 4 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। हमारे पास 9 रहता तो 1 से पूरा कट जाता, 3 से कटता, पूरा 9 से। मान लीजिए अगर हमारे पास कितना रहता 15 रहता तो 1 से कट जाता, 3 से कटता, 5 से कटता और 15 से कटता। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, इस प्रकार हमें देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, इस प्रकार हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। ये इधर हम संख्या लिखे हैं, ये इधर हम संख्या लिखे हैं और इधर इसका क्या लिखे हैं, गुणनखंड लिखे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक जो है प्रत्येक संख्या का क्या है, गुणनखंड है। एक जो है से क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो है, आपको यह याद कर लेना है कि एक जो है प्रत्येक संख्या का क्या है, गुणनखंड है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि एक की गुणज प्रत्येक संख्या है। एक की गुणज क्या है, एक का गुणज क्या है, प्रत्येक संख्या।
जैसे 1 का गुणज क्या है, प्रत्येक संख्या। अगर 5 ही है तो 5 किसका गुणज है, 1 का ही है, 5 होता। अगर मान लीजिए 12 है तो 12 किसका गुणज है, 1 का ही गुणज है, ठीक है। 1 का गुणज क्या है, 12 है। तो यानी कि 1 जो है 1 की गुणज प्रत्येक संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्या है वो सब किसका गुणज है, 1 का गुणज है। याद रखना है आपको कि जितनी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 15 है तो 15 है तो 15 किसका गुणज है, तो 1 में अगर हम 15 से गुणा करते तो क्या होता, 15 हमें प्राप्त होता है। यानी कि 1 जो है, 1 के गुणज सभी संख्याएं, 1 के गुणज क्या है, प्रत्येक संख्याएं, 1 की गुणज प्रत्येक संख्याएं हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे पे कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या क्या है, स्वयं का गुणनखंड है। प्रत्येक जो संख्या है स्वयं का क्या है, गुणनखंड। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का गुणनखंड क्या आया, 1 आया, 5 आया। 12 है तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12। उसके बाद 9 है तो कितना आ जाएगा, 1 3 और 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो संख्या है, ये संख्या 5 है, प्रत्येक संख्या जो स्वयं का गुणनखंड है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या क्या है, 5 है तो 5 खुद का गुणनखंड है, 12 स्वयं का गुणनखंड है, 9 भी स्वयं का गुणनखंड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है। प्रत्येक संख्या जो है स्वयं का क्या है, गुणज है। जैसे 5 है तो 5 का गुणज निकालते तो 5 10 15 20 आता। इसी प्रकार आगे 9 का निकालते तो 9 18 27 आता। इसी प्रकार आगे जाते 12 का निकालते तो 12 का 12 24 36 ये आता। तो यानी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या खुद का गुणज है। प्रत्येक संख्या क्या है, प्रत्येक संख्या क्या है, खुद का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या क्या होता है, खुद का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या क्या होता है, खुद का हमारा गुणज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होती है। क्या होता है, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होती है। जैसे कि समझते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 का गुणनखंड हम लोग करते हैं। अब आपको फंसना नहीं है, अब आपको फंसना नहीं है गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में। हम आपको बहुत अच्छा तरीका से बता चुके हैं कि गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। चलिए 12 का गुणनखंड निकाले तो 1 आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम इसे नोट में क्या कहा गया है उसको देखते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम, काम लिखा हुआ है यहाँ कम होता है, ठीक है, कम या बराबर होती है। उस संख्या से कथी होती है, कम। यानी कि 12 है तो 12 का गुणनखंड जो होगा या तो 12 से कम होगा और नहीं तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 का गुणनखंड क्या आया, या तो 12 आया ना तो 12 से क्या आया है, कम आया है। यही बात इसमें बताया गया है कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होती है। उस संख्या से क्या होती है, 12 है तो 12 का गुणनखंड 12 से कम ही होगा या उसके क्या होगा, बराबर होगा। चलिए दूसरा अब हम लोग अगला नोट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जबकि किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। अगर 12 का गुणज अगर निकालना होता है, ये तो गुणनखंड था, इधर था संख्या, ये क्या था, गुणनखंड। चलिए अगर इधर रहता संख्या इसका रहता गुणज, तो संख्या हमारा 12 रहता तो इसका गुणज 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चक 48, इसी प्रकार आगे बढ़ते चला जाता। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 12 का जो गुणज है, किसी संख्या का जो गुणज है वह या तो 12 से बड़ा होगा, या तो 12 होगा या उस संख्या के बराबर होगा। 12 का जो गुणज है या तो उस संख्या के बराबर होगा, नहीं तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। यही बात यहाँ पे बताया गया है। जब किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, उससे क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। गुणनखंड अगर देखें, जैसे 12 का गुणनखंड देखें तो 12 का गुणनखंड की संख्या जो है निश्चित है। कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है, जो कि निश्चित है, ठीक है। यह बात इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, किसी भी संख्या का गुणज या गुणज उस संख्या और प्राकृत संख्या का गुणनफल होता है। अगर किसी का गुणज निकालना है, किसी का, जैसे 5 का ही गुणज, 5 का गुणज, अगर 5 का गुणज निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5n हम लिख सकते हैं, जहां n बराबर नेचुरल नंबर हो, नेचुरल
नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। जैसे कि अगर 5 का गुणज निकालना रहता तो 5 n बराबर 1 रखते, तो 5 गुने n के जगह पे 1 रखते तो 5 आ जाता। n बराबर 2 रखते तो 5 गुने 2 यानी कि 10 आ जाता। फिर n बराबर हम लोग 3 रखते तो 5 गुने 3 यानी कि कितना आ जाता, 15 आ जाता। इसी प्रकार हम लोग 5 का गुणज का ये बन जाता है कि 5n, जहाँ n बराबर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है, n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार आगे डालते जाते और इस मान को हम लोग उसमें डालते जाते और हमारा गुणज क्या हो जाता, प्राप्त होते जाते। यही इसमें कहा गया है कि किसी भी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृत संख्या का गुणनफल, उस संख्या और प्राकृत संख्या का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी कि यहाँ पे गुना क्या हुआ है, यहाँ पे गुना हम लोग जानते हैं कि छुपा हुआ है। 5n लिखने का मतलब यह हो गया यहाँ पे। अच्छा, इस 5 का गुणज पूछा इसलिए 5n लिखे। अगर 7 का पूछता तो 7n हो जाता, 8 का पूछता तो 8n हो जाता, 10 का पूछता तो 10n हो जाता। ठीक है, तो चलिए यह भी बात आपको हम अच्छे तरीका से समझा दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पर सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या इसमें हमसे बोला गया है, इस सवाल में हमसे कहा गया है कि 8 के सभी गुणनखंड लिखे, 8 के सभी गुणनखंड लिखे। आपको ध्यान होगा गुणनखंड के बारे में हम आपको बता चुके हैं, गुणनखंड के बारे में बता चुके हैं कि जो भी संख्या है 8 को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो भी संख्या है 8 को पूर्णतः विभाजित कर दे वह इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हम देखते हैं कि 8 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे। तो 8 के गुणनखंड, 8 1 से पूरा पूरा विभाजित है, उसके बाद 2 से पूरा पूरा विभाजित है, उसके बाद 8 हमारा कितना है, 4 से पूरा पूरा विभाजित है, उसके बाद यह 8 से विभाजित है। यानी कि 8 के सभी गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 2 4 और 8 हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगी, संख्या बराबर 4 होगी। देखिए इसमें 2 सवाल आपको हम बता दिए हैं। पहला सवाल हमसे क्या पूछा गया है कि 8 के सभी गुणनखंड लिखे, तो 8 के सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 2 4 और 8 हो जाएंगे। यही सबके 8 के कुल गुणनखंड हो जाएंगे। अगर इसी में सवाल में रहता है कि 8 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, संख्या हमसे पूछता, तो इस प्रकार 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाता है, हमारे पास 4 हो जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हम लोग का क्या है, 5 के प्रथम 6 गुणज। 5 के क्या लिखना है हमें, 5 के हमें लिखना है प्रथम 6 गुणज। हाँ, 5 के प्रथम 6 गुणज लिखना है, गुणज यानी कि पहाड़ा। तो 5 के प्रथम 6 गुणज, तो 5 हो जाएगा 10 15 20 25 और 30। यही 5 के प्रथम 6 गुणज हो जाएंगे। ठीक है, 5 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन हो जाएंगे, 5 10 15 20 25, सॉरी या 60 हो गया, 25 और 30। यानी कि 5 के प्रथम 6 गुणज हो जाएंगे 5 10 15 20 25 और 30। 1 2 3 4 5 6 हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है उसको हम लोग अब देखते हैं। 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। 21 जो है हमारा, 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, 21 को क्या लिखना है हमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 21 बराबर 21 का अगर हम लोग इधर करें, तो 21 का अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, तो 21 कितना से लग जाएगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 सते 21। ठीक है, तो यानी कि 21 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुने 7। 3 गुने कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अपने अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं हम आप लोग अपना अगला सवाल। 14 और 18 में उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से है, तो 14 और 18 है। ठीक है, संख्या क्या है 14 का अगर गुणनखंड हम लोग करते हैं, 18 का गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं,
14 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं 7 से कटेगा, उसके बाद 14 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 3 6 18, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से कट जाएगा, 7 से 9 से कट जाएगा, उसके बाद 18 से कट जाएगा। तो इसमें हमको सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन देखना है, ठीक है। तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कॉमन हमारा क्या है, और इसमें हमारा कुछ कॉमन नहीं है। तो इसलिए सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का 1 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2। 14 और 18 में सार्व गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोग अपना देखते हैं। देखिए यहां हमसे क्या बोला है कि 30 से कम 5 के गुणज कौन कौन से हैं। 30 से कम लेना है हमें, कितना लेना है, 30 से कम 5 के गुणज, 5 के गुणज लेना है जो 30 से कम हो। तो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15, 20, 25। अब 30 नहीं लेंगे, ठीक है। 30 से ज़्यादा, देखिए 30 से कम, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 30 से कम, 30 से कम, ठीक है। 30 से हमसे बोला गया है क्या, हमसे बोला गया है कि 30 से कम 5 के गुणज, 30 से कम 5 के गुणज कौन कौन है। तो 30 से कम लेना है, ठीक है। 30 भी नहीं लेना है, 30 से कम ही लेना है। तो 30 से कम क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20 और 25, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणज लेना था। चलिए अब क्या है, अगला सवाल हम लोग का है, एक सवाल मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे हम लोग से, इसको हम लोग देख लेंगे। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, 7 नंबर जो सवाल है इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग, चलिए 280 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है। 280 का अभाज्य गुणनखंड, तो हमें मालूम है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 280 पहले कितना से लग जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 8, 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 70, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 35, फिर 3 से नहीं लगाएगा, 5 से लगाएगा तो 5 से 35, यानी कि 280 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 280 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है। तो अभाज्य गुणनखंड अगर पूछे तो आपको इस प्रकार से बना लेना है, गुणनखंड अगर पूछे तो हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से बनाना है। चलिए एक सवाल हम लोगों से छूट गया था पीछे, उसको हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर हो चुका है आपका, यह सवाल आपका छूट गया था, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि 6 पर पावर 5 कितना लिखा गया, 6 पर पावर 5 गुने 3, 9 पर पावर 3 गुने 12 पर पावर कितना है 6 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो देखिए 6 पर पावर 5 है, गुने 9 पर पावर 3 है, गुने 12 पर पावर कितना है 6 है। तो इस सबको ना अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं। तो 6 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 पर पावर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 पर पावर हमारा कितना 6, देखिए जो बेस है हमारा, जो क्या है बेस है, उस पर जो पावर है, तो बेस को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं। तो बेस को अगर अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे 6 को, तो 2 गुने कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और इस पर पावर 5 था तो इस पर भी पावर 5 हो जाएगा, इस पर भी पावर 5 हो जाएगा। गुने 9 को अगर अभाज्य संख्या के रूप में इस बेस को तोड़े तो 3 गुने हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस पर पावर 3 था तो यहाँ पर भी पावर 3, इस पर भी पावर 3 हो जाएगा। अगर इस 12 जो बेस है इसको अगर हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़े तो कितना आ जाएगा, 12 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 से 6, 2 से 3, यानी 3 गुना 6, यानी 2 गुने कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह 12 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे। अब इसका पावर कितना था, 6 था, तो सब पे पावर कितना कर देंगे हम लोग, 6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम देखते हैं, अगर हम टोटल 2 वाला लिख ले, ठीक है, टोटल 2 वाला लिख ले, चलिए टोटल अगर हम 2 वाला लिख ले तो 2 वाला 5 है हमारे पास, 2 पर पावर कितना है 5 है, और 2 पर पावर 6, 6 12, 12 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा। गुने अगर 3 देखें तो 3 पे पावर कितना है 5, 5 और 3 8, 8 10 11, 11 11 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 11 और 6 हो जाएगा 17।
गुने, अगर 5 पे पावर देखें, ठीक है, अगर 5 पे पावर हम लोग देखें, ठीक है, 5 पे पावर देखें, सॉरी अब इसमें 5 तो है नहीं, सिर्फ क्या है हमारे पास 2 और 3 है, ठीक है, 2 और कितना है हमारे पास 3 ही है, 2 और हमारे पास कितना है 3 है। तो इस प्रकार इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 17 17 यानी कि 34 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 आपका हो जाएगा, ठीक है, 34 आपका हो जाएगा कुल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 34 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोग अगर बढ़िया से अगर इसको देख लीजिएगा तो आपको यह चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा। और चलिए आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग अच्छा से इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको यह पूरा से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल फिर अगले किसी क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।